अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, मैंने इनकम टैक्स के हवाले से बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। उन सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक्स मेरी वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ और आपको जो सी वीडियो चाहिए आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन स्टार्ट किया हुआ है और ये मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन वाली 4th वीडियो है। इसके अंदर जो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, तो मैं उसके हवाले से वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, तो आज के जो क्वेश्चन है ये है, राशिद अहमद ने क्वेश्चन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालिद की वफ़ात के बाद घर मेरे और भाई के नाम हुआ है। हम दोनों ने रिटर्न में 50% के हिसाब से शो किया और घर की मालियत भी इंटर कर दी। FBR मालूमात में ये एज ए बायर शो हो रहा है, इसको कैसे ठीक करें? अच्छा, तो राशिद साहब, FBR की मालूमात सेक्शन के अंदर एज ए बायर शो होता है या एज ए सेलर शो होता है, एज ए इनहेरिटेड शो नहीं होता। इसलिए परेशान ना हो, FBR मालूमात के अंदर एज ए बायर ही शो होगा। तो एक और क्वेश्चन है, इमरान अली साहब ने किया है। सर, मैंने 17 सितंबर 2020 को 2018 और 2019 के रिफ़ंड की एप्लीकेशन सबमिट की थी। अभी तक उसका FBR से रिप्लाई नहीं आया। क्या 2018 और 2019 का रिफ़ंड अमाउंट 2020 की रिटर्न में रिफ़ंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर्स ईयर्स में ऐड कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि रिफ़ंड्स एप्लीकेशन इतनी जल्दी जो है वो नहीं मिलती। जैसे साल 2015-16 की अब जाके रिफ़ंड्स एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं। तो रिफ़ंड एप्लीकेशन आप अप्लाई करके बस आप फिर सब्र किया करें। जैसे ही सब लोगों की रिफ़ंड्स एप्लीकेशन प्रोसीड होंगी तो आपकी भी साथ हो जाएगी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि मैं उसको इस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ साल 2020 के अंदर, तो नहीं, आप इस तरह एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ना ही इस तरीके से आपकी जो है वो रिटर्न सबमिट होगी, आपको मसला पेश आ सकता है। अच्छा, शफीक साहब हैं, मैंने 2006 में NTN बनवाया था, बट मैंने 2006 के बाद कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी। मैं दोबारा एक्टिव लिस्ट में आना चाहता हूँ, तो क्या मुझे 2006 से ऑनवर्ड सब रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी ATL में आने के लिए? शफीक साहब, नहीं, इसका आंसर है कि आपको सिर्फ साल 2019 की रिटर्न सबमिट करवाने की ज़रूरत है अगर आप आजकल ATL में आना चाहते हैं, क्योंकि साल 2019 की बेस के ऊपर लोग फाइलर हैं। साल 2020 की भी रिटर्न जा रही हैं, आपको पिछली रिटर्न सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ATL में आना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, साल 2019 की रिटर्न जमा करवानी है, साथ आपने सरचार्ज जमा करवाना है एज ए इंडिविजुअल 1000 रुपये का, तो आप ATL की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये रुबाब हैं जी, रुबाब कह रही हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इसके बारे में बता दें। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा तो आपकी व्हीकल्स को देखता है, व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, व्हीकल्स के टोकन टैक्स, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का काम है। और इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रांसफ़र करवानी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू करता है, आपको नंबर प्लेट्स इशू करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन आपके प्रॉपर्टी के टैक्स जो हैं वो रिसीव करता है, आपके कॉटन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन आपके कलेक्ट करता है। और इमरान अली साहब हैं, सर एडमिटेड इनकम टैक्स का वोचर कब तक वैलिड होता है? मैंने 27 सितंबर को बनाया था। सर, आपका जो वोचर होता है वो आपका वैलिड होता है, आप उसको जब भी सिस्टम के अंदर इंटर करेंगे तो वो आगे उसकी अमाउंट शो करवा रहा होता है। जब उसको पे कर देते हैं तब वो सिस्टम में से निकल जाता है
और वो पेड चालान के अंदर आपका शो होना शुरू हो जाता है। और ये अल्ताफ़ आमिर अली ये कह रहे हैं, सर थैंक यू ब्रदर फॉर योर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ एडवाइज़ हाउ टू ट्रीट कैपिटल लॉसेस इन माई रिटर्न, कैन वी गेट अ रिबेट ऑन दिस। अल्ताफ़ आमिर अली भाई, इस तरह है कि आपको टैक्स के हवाले से तो कोई रिबेट वगैरह नहीं मिल सकती, लेकिन ये होता है कि आप अपनी जो है वो लॉस शो करवा के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और लॉस के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आपको फ़ायदा यही होगा कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो ये आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये असद मलिक है, सर क्या हम पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ कर सकते हैं? जी असद मलिक साहब, आप अपनी पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पुराने सालों की आप रिवाइज़ कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट आप उस साल की रिवाइज़ कर सकते हैं और बग़ैर परमिशन के रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपका ऑडिट क्रिएट नहीं हुआ। अगर आपका ऑडिट जनरेट हो गया है तो फिर आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज़ नहीं कर सकते। आपका जो है, अगर आपका ऑडिट क्रिएट नहीं हुआ तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बग़ैर किसी परमिशन के इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से ये होता है कि आपको अपने रिलेटेड जो आपका कमिश्नर है, कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और जब आप उसको इसकी रिवाइज़ के लिए आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देते हैं, अगर तो वो एप्लीकेशन आपकी वो मैनुअली खुद अप्रूव कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी 4 हफ्तों के बाद जो है वो आपको अप्रूवल दे देता है। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब हैं, उस्मान भाई, माई फादर परचेज प्रॉपर्टी बट इट्स ऑन माई नेम, सो टेक्निकली आई एम ऑनर, डज दिस कम अंडर इनहेरिटेंस और गिफ्ट? इनहेरिटेंस नॉर्मली इज़ यूज्ड व्हेन इट्स फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जी ज़ुबैर साहब, आपने इस आंसर का वैसे ख़ुद भी इस क्वेश्चन का आपने ख़ुद भी आंसर दे दिया है, लेकिन मैं फिर आपको इसको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि मेरे वालिद ने एक घर ख़रीदा है जो मेरे नाम से ख़रीदा है और उसकी पेमेंट भी मेरे वालिद साहब ने की है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब, ये आपका एज ए इनहेरिटेंस नहीं आएगा, ये एज ए गिफ़्ट आएगा। आप इसको एज ए गिफ़्ट ट्रीट करेंगे, लेकिन अपने वालिद साहब की तरफ से आप इसको जो गिफ्ट डीड आप अपने पास रख लीजिएगा, ताकि कल को अगर कोई FBR पूछता है तो आप उसको बता सकें कि ये जो है मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से आया है। और इसको बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप उस प्लॉट की पेमेंट अगर आप अपने अगर वालिद साहब आपके अपने चेक के थ्रू करें और अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करें, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। साथ गिफ्ट डीड लाजमी रखिएगा, ताकि आपको जो है वो कल को फ्यूचर के अंदर अगर आपको इसकी ज़रूरत पेश आए इसको प्रूफ करने की, तो फिर आप इसको प्रूफ कर सकें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ब्लैक बियर डिज़ाइन ने किया है, ये है रेजिडेंस हेड ऑफिस बिजनेस एड्रेस इन प्रॉपर्टी टैब मस्ट बी इंटर्ड बिफोर सबमिशन। ये एरर आ रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा। ब्लैक बियर डिज़ाइन, ये जो है आप अपना बिज़नेस इंटर कर रहे हैं और बिज़नेस इंटर करते वक्त आप उसका बिज़नेस का एड्रेस उसके अंदर बिज़नेस टैब के अंदर नहीं ऐड कर रहे, तो ये आपने प्रॉपर्टी टैब के अंदर नहीं ऐड करना। प्रॉपर्टी टैब के अंदर भी आप उसको ऐड करते हैं, लेकिन आपने बिज़नेस के अंदर जाके प्लस का उधर साइन आ रहा होता है, उस पर आप क्लिक करके प्रॉपर्टी को आप उसके साथ लिंक करते हैं, और आपने ये सब बिज़नेस टैब के अंदर ही करना है। जब तक आप अपने बिज़नेस के एड्रेस को अपने उधर से लिंक नहीं करेंगे तब तक ये एरर रिमूव नहीं होगा। ये हैं जी उबैदुल्ला शेख साहब हैं जी, ये कह रहे हैं वेयर शुड आई मेंशन इफ़ आई हैव USD अकाउंट, आल्सो व्हाट अमाउंट आई वुड नीड टू मेंशन एज इट्स इन डॉलर। अगर ये जी डॉलर को ये किस तरीके से अपनी आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन करेंगे, ये उबैदुल्ला शेख साहब पूछ रहे हैं। उबैदुल्ला शेख साहब, जब आप डॉलर ख़रीदते हैं किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज से, तो वो आपको बाकायदा उसकी रसीद देते हैं,
तो आपने जिन पैसों के अंदर, जिस भी अमाउंट के अंदर आपने उसको ख़रीदा है, आप अपने पास एक तो आपने रसीद संभाल के रखनी है, दूसरे नंबर पे जो भी एक्सचेंज रेट है उसकी वैल्यू आपने जो है उसके अंदर मेंशन कर देनी है आपने अकाउंट के अंदर जाके, और यूएसडी के जितने भी आपने पैसों के वो यूएसडी लिए हैं आप उसको मेंशन कर देंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाके। अच्छा, ये नबीहा भट्टी हैं, वो कह रही हैं कि इंश्योरेंस के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी तो उसी हवाले से ये कह रही हैं सर सेक्शन 233 का ऑप्शन नहीं आ रहा इन 115(4) के अंदर, फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन होती है ये रिटर्न में, इस बार काइंडली गाइड मी। तो नबीहा इस मरतबा फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर ये नहीं आ रहा, आपको नॉर्मल टैक्स रिटर्न के अंदर जाना पड़ेगा, बल्कि सैलरीड के अंदर भी ये सेक्शन नहीं आ रहा। तो आपने जो है नॉर्मल रिटर्न के अंदर जाना है। नॉर्मल रिटर्न के अंदर जाने के में जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये आपको इस मरतबा ये एरर देगा, अपना बिज़नेस भी जो है वो शो करें, बिज़नेस के अंदर जाके भी लिखें, बल्कि जब आप उसको अपने बिज़नेस टैब के अंदर जाके सर्विसेज के अंदर जाके अपनी ये अमाउंट लिखेंगी तो साथ आपको वो कहेगा कि अपनी बैलेंस शीट भी बनाएं। तो बैलेंस शीट के अंदर आप अपना 0 कर दीजिएगा, क्योंकि ना ही आपका कोई कैपिटल इसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर लग रहा है, ना ही कोई और आपका है, तो 0 करके आप इसको सबमिट करवा सकती हैं। और हाउ टू सबमिट अच्छा जी, इसके अंदर है जी रशी राजा साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डू मेक ए वीडियो ऑन रेगुलर टैक्स रिटर्न। जी इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपको इसके हवाले से एक वीडियो बना दी जाए। और कह रहे हैं जी एक्सलेंट, आई जस्ट सबमिटेड माई रिटर्न जस्ट बाय लिसनिंग टू यू इन द बैकग्राउंड, ब्रावो, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करता जाऊँ। और हाफिज़ मुमताज़ साहब हैं जी, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर, थैंक यू सर, वेलकम, काइंडली शेयर अ डिटेल वीडियो ऑफ व्हीकल फाइनेंस फ्रॉम बैंक, इनवॉइस प्राइस ₹15 लाख, डाउन पेमेंट 3 लाख, बट वी पे 20 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंश्योरेंस ट्रैकर। ये हाफिज़ साहब मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको इस तरीके से ज़ुबानी समझ नहीं लगेगी, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के थ्रू इसको ज़रूर आपको हेल्प आउट करूँगा। अहमद नवाज़ साहब हैं, उस्मान भाई, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड सेक्शन 233 में सब सिम्स के एक साथ प्लस करके मेंशन कर दें या अलग-अलग आपको मेंशन करने चाहिए। मैं अहमद साहब, अच्छा यही है कि आप इसको अलग-अलग मेंशन करें, बल्कि अलग-अलग ही मेंशन करें तो ये अच्छा होगा आपके लिए। अच्छा, रज़ाक अहमद साहब हैं जी, सलाम सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, 2019 की टैक्स फाइल स्टेटमेंट में मिस्टेकनली इनकम फ्रॉम सैलरी एनुअल इनकम 8 लाख प्लस लिखी गई है, जबकि एक्चुअल मेरी 7 लाख है, तो इसका क्या हल है, जबकि सैलरी में से उस वक्त 1000 रुपये टैक्स कटा है। जी रज़ाक साहब, उस वक्त 7 लाख की इनकम पे भी साल 2019 के अंदर इतना ही टैक्स था और 8 लाख पे भी इतना ही था, तो इसलिए आपको चाहिए वैसे ये कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज़ कर लें। इसके लिए मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ कि कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी आपको, आप ऑनलाइन अप्लाई करें और कमिश्नर आपको अप्रूव कर देगा आपकी रिक्वेस्ट को और आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर है जी मोहम्मद बिलाल साहब हैं जी, वेयर टू शो इनकम फ्रॉम प्राइस बॉन्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड वेल्थ स्टेटमेंट, प्लीज़ गाइड। इनकम स्टेटमेंट आप फिल करते वक्त अपने फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर आप इसकी अमाउंट लिखेंगे और इसका जो टैक्स कटा है वो आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। और जो वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपकी जो लास्ट वाली टैब होती है उसके अंदर आप फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर जाके जो भी आपकी इनकम है आप इसके अंदर लिखेंगे, और जो भी आपने इसके ऊपर टैक्स दिया है वो आप अपने एक्सपेंसेस के अंदर जाके टैक्स के आगे लिख देंगे। इस तरीके से जो आपकी फाइनल आपकी इनकम में से टैक्स माइनस होकर जो रिमेनिंग अमाउंट है वही आपकी अमाउंट बच जाएगी, और उसी का ही आप बताएंगे कि वो आपने एक्सपेंसेस के अंदर खर्च की है या आपने एसेट्स बनाए हैं। इसके हवाले से मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और मोहम्मद शहजाद साहब हैं जी, नाइस ब्रदर आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न 2019, इज़ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आवर एक्सपेंस आर एसेट, विल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बी मेंशन्ड इन एक्सपेंस, आई एम डाउटफुल इज़ इट नॉट आवर एसेट। जी इसका मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। देखें मोहम्मद शहजाद साहब, आपकी अगर एग्जांपल
4 लाख रुपए इनकम है और आप 1 लाख रुपए पॉलिसी के पैसे दे रहे हैं, आप उसके अंदर एक्सपेंस के अंदर भी जाके 1 लाख रुपए लिख रहे हैं और उसको आप एसेट के अंदर जाके भी 1 लाख रुपए अगर लिख रहे हैं, तो देखें अगर आप उसको कैलकुलेट के बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वो कहेगा कि 2 लाख रुपए का आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। यानी कि वो 2 लाख रुपए, हालांकि आपने सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किया है, लेकिन आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी 2 लाख रुपए शो हो रही होगी। हालांकि क्या आना चाहिए था, 3 लाख रुपए। तो इसके अंदर क्या है कि आपने इंश्योरेंस की जो आप प्रीमियम देते हैं, एक तो आपको कंफर्म नहीं होता कि आपको 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि ये उस वक्त के यूनिट के हवाले से होता है, या आपको आने वाले प्रॉफिट जो भी आपको मिलना है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो आप अपने एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे, और जब आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, जब भी आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद मिल रहे हैं, आप उसको इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के अंदर कैलकुलेट करके वो आप लिखेंगे, और इस जो है वो सारे के सारे पैसे आप अपने एसेट्स के अंदर शामिल कर लेंगे या एक्सपेंसेस के अंदर शामिल कर लेंगे। वो आप इस तरीके से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, ट्राई हैं जी, ये कह रहे हैं कि हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन केस ऑफ डॉक्टर वेयर ही सैलरी इनकम इज़ 12 लाख एंड प्राइवेट क्लिनिक इनकम इज़ 2 लाख एंड क्लिनिक इज़ विद हेल्डिंग 10% ऑफ टैक्स फ्रॉम क्लिनिक इनकम, विल वी प्लेस होल अमाउंट इन सैलरी, या इसको लहदा लिखेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए जो है सैलरीड इनकम है और 2 लाख रुपए वो प्राइवेट क्लिनिक पे जॉब करते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सारों को मिला के अपनी सैलरी इनकम शो कर देंगे या फिर अलग-अलग ट्रीट करेंगे। इसके अंदर क्या है कि ये बल्कि ये भी कह रहे हैं कि 10% क्लिनिक वालों ने उनसे काटे भी हैं। अच्छा, 12 लाख रुपए जो उनको मिल रहे हैं वो उनकी सैलरीड इनकम है और वो सैलरीड इनकम के अंदर शो करेंगे, और जो बाकी 2 लाख रुपए हैं वो इनसे 10% भी काट रहे हैं, और वो काट रहे हैं सेक्शन 153(1) फर्दर सेक्शन बी, और ये फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर है। आपने इसके अंदर क्या करना है, 12 लाख रुपए अपनी सैलरी के अंदर शो करना है, और ये जो बाकी आपके 2 लाख रुपए हैं अपनी फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर आप अपने ट्रीट करेंगे। और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी इसी तरीके से आप अपनी नॉर्मल टैक्स के अंदर आप अपना लिखेंगे 12 लाख रुपए, और फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर आप अपने लिखेंगे 2 लाख रुपए, और जो आपका टैक्स कटा हुआ है किसी भी मद के अंदर उसको कैलकुलेट करके आप एक्सपेंसेस के अंदर अपने टैक्सेस के आगे लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ लग गई होगी। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे, तो मैंने कहा इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर दे दें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये इनिशिएटिव भी पसंद आया होगा, क्योंकि इसके थ्रू आप सब लोगों को ओवरऑल आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। अपना और अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।